थर्ड ईयर के साथ किसी का प्रोजेक्ट के साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, अभी जस्ट वेट करो। और पीपीटी जो है ना अपलोड नहीं हो रही, तो मैं उस पर दूसरे सिस्टम पे ऑनलाइन हो रही है। हेलो थर्ड ईयर क्लास, आवाज आ रही है आप लोगों को? आईटी लैब का जो कंप्यूटर है वो एक्चुअल में ऑन नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ऑन होके आपको बता रही हूँ कि जस्ट वेट करें आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग। Just a minute. जी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आवाज आ रही है? बस जल्दी से कर दो मुझे ये जो है हम पीपीटी को अपलोड करते हैं।
صحیح جب ادھر سے جوائن کر لے تو ادھر سے کلوز ادھر سے ہو کے جوائن ہاں کر لیں. ریڈ نہیں کرنا باقی سمپل ہے کہ ایک سیکنڈ بس اس کو اپنے یہ اپلیکیشن یہ والا پیج جو ہے نا اس کو ختم کر دیں. کلوز کہاں سے ہوتا ہے ایرو کہاں سے وہ آپ کی کہاں سے آتا ہے یہ اپلیکیشن بند کریں گے یہ بند نہیں آ رہا ہے نا یہ آن تو نہیں آواز آ رہی ہے ہاں بس بند ہو گیا والیوم بند کر دو نا ہاں یہ بند نہیں ہے یہ بند کر دیں. ہاں جب یہ چل رہا ہوگا تو مجھے اس کا اسپیکر کھلا ہوگا اس کو باقی یہ سارے والی انٹر ایسی کریں یہ آپ کی اپلیکیشن بند نہیں ادھر سے کرنی آتی بس یہ پیج وہ بند ہو جائے گا تو خود ہی کلوز ہو جائے نہیں گوگل والا نہیں ہوتا ادھر دکھا مجھے میں تم ادھر ہی جاؤ میں یہ کر کے دے دیتی ہوں گوگل والا تو میں کرتی ہوں گوگل والی آتی ہے. اس نے مائک کھلا چھوڑا باجی اس کی 53 ونڈوز کھلی ہوئی ہیں ہاں اسی لیے بیٹری ساری پتہ ہے کتنی لگتی ہے یہ دیکھ اس نے کھلا چھوڑا ہوا مائک یہ مائک بند کیا تو ادھر سے میں بند کرتی ہوں اس کو انرجی گڈ مارننگ جی بچوں کیسے ہو آواز آ رہی ہے
जल्दी से सब बताएं मुझे, आवाज आ रही है? ओके गुड। आज आप लोगों को पता है कि आप लोगों का टेस्ट था, लेकिन उसके साथ ही कितने लोगों ने जो है वो कोड जो मैंने सेंड किया था, कितने लोगों ने उसको ज्वाइन किया पता है आप लोगों को? ओनली 10 से 11 लोग। और कितने लोगों की क्लास है? 52 की। या 10 लोगों ने ही सिर्फ टेस्ट देना था, बाकी लोगों को ज़रूरत नहीं है? जी, अफशा ने कहा है 25। अब तक जो है 25 भी होके होंगे, तो बाकी आधी क्लास कहाँ जाएगी? कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो रही थी। जिन्होंने ज्वाइन किया है, अफरा साहब कह रहा नो वॉइस। अभी आप लोग कह रहे थे आइए। अब बताओ अफरा साहब आ रही है कि नहीं आ रही? जी अफरा साहब आ रही है आवाज? हेलो, आ रही थी तो बाकी लोग जो है वो मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना। ओके, एक्चुअल में आप लोगों की आधे से भी कम क्लास ने जो है ना वो ज्वाइन किया गूगल क्लास को। तो अब मुझे बताओ कि आप लोग कि आधी क्लास को अगर मैं टेस्ट दे दूँ, आधी क्लास सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है स्टडी के लिए, बाकी लोगों को जो है वो ज़रूरत नहीं है टेस्ट की, तो मुझे आप लोग बता दें। मैं सिर्फ आप लोगों का जो है ना कि जितना भी सिलेबस है वो इसका मैं कवर करवा देती हूँ, फिर आप लोग जानो आपका काम जाने, ठीक है? आज मैंने टेस्ट देना था, लेकिन मैंने देखा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, तो ऐसी सूरत में तो मैं टेस्ट नहीं ना जो है वो दे सकती। तो उससे बेहतर था कि हम इसको ख़त्म कर लेते, जो हमारा एक टॉपिक रह गया था। और मुझे आज बता दो कि अगर आप लोग सीरियस हो वाकई में ही टेस्ट लेने के लिए, कि आप लोग तैयारी करके टेस्ट दो, उसमें मेरा बेनिफिट नहीं होगा, आप लोगों की तैयारी होगी, ठीक है? तो नेक्स्ट जो है वो थर्सडे को हम टेस्ट ले लेंगे, और आज और कल में जो हमारा रेस्पिरेटरी का यूनिट है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। कितने लोग एग्री हैं कि टेस्ट हो? अभी तो सिर्फ 18 लोग ही ऑनलाइन हैं। मोहम्मद रज़ा ने कहा है कि जी मैम टेस्ट ले लें, लेकिन देखो अगर सारी क्लास सिर्फ आधी क्लास तो नहीं ना मैं दे सकती, इसके लिए सारी क्लास को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह तो टीचर को लगता है कि क्लास जो है वो उसके साथ जॉब कर रही है। तो मैंने तो सोचा था साथ साथ जैसे जैसे हमारा कंप्लीट होता जाएगा, साथ साथ हम एक वीकली टेस्ट लेते जाएंगे, जो आप लोग जो है एटलीस्ट कोई टॉपिक ऐसा होगा वो मेरे साथ डिस्कस कर लोगे कि ये टॉपिक जो है हमारा
ہمارے پاس PPT نہیں ہے یا ہمارے پاس یہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس میں یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. کل میں نے آپ لوگوں کو پریزنٹیشن سینڈ کرنے کے لیے بولا، وہ صرف 3 سے 4 لوگوں نے مجھے سینڈ کیا. ایکچوئل میں مجھے دیکھنا یہ تھا کہ سارے ٹاپکس جو ہیں آپ لوگوں کے پاس ہر یونٹ کی ہر PPT ہے یا نہیں ہے. جو نہیں ہے پھر میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر کلاس کے اسٹوڈنٹس نہ سنسیئر ہوں تو ٹیچر بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے یہ چل رہے ہیں میں بھی ایسے ہی چل لیتا ہوں. بہرحال ہم جو ہے اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم لوگوں نے جو یہ لوئر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن جو ہم نے پڑھا اس کے اندر ہم لوگوں نے کون کون سے جو ہے وہ ٹاپکس پڑھ چکے ہیں؟ جلدی سے کوئی بتائے مجھے. جی میرا آپ بتائیں کہ ابھی تک جو تاکہ ہم پیچھے سے بھی ساتھ ساتھ تھوڑا ریوائز کر لیں کیونکہ آج والا ٹاپک ہمارا تھوڑا شارٹ ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ جو ساتھ پیچھے والا جو ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی ساتھ ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں. جی گروپ سنڈروم اینڈ سارے ٹاپک بتاؤ جو لوئر ریسپیریٹری میں ہم نے پڑھے ہیں اب تک. اب تک ہم نے کون سے پڑھے ہیں؟ کروپ سنڈروم پڑھا ہے، برونکائٹس پڑھا ہے، نمونیا پڑھا ہے اور لاسٹ ون جو ہم نے پڑھا ہے وہ تھا ایزما. ٹھیک ہے تو مجھے کوئی نمونیا کی ڈیفینیشن بتائے. نمونیا کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ ٹو پریزنٹ نمونیا اینڈ کتنی ٹائپ کا نمونیا ہے؟ جی افرا سے آپ کی ہاؤ مینی ٹائپس آف نمونیا؟ افرا صاحب آر یو دیئر؟ میں نے پوچھا ہاؤ مینی ٹائپس آف نمونیا. جی میرب نے بتایا ہمیں نمونیا از این انفلاممیشن ود دا کنسولیڈیشن آف لنگ ٹیشو. لیکن آپ نے جو ہے وہ ہاف میرب اس کی ڈیفینیشن دی ہے. پوری ڈیفینیشن پڑھی تھی آپ نے؟ اس میں ایک چیز کا آپ نے جو ہے وہ ذکر نہیں کیا جو کہ پھر اس کے بعد یہ کنسولیڈیشن وغیرہ
और लंग टिश्यू वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम लें कि निमोनिया इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा, ठीक है। सो देन अगेन हम आगे जिक्र करते हैं कंसोलिडेशंस ऑफ द लंग टिश्यूज़ का। What is bronchitis? कौन बताएगा? जी कुरत, what is bronchitis? Inflammation of the bronchioles. Yes, good. और कौन सा था हमारा? क्रूप की डेफिनेशन क्या थी जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, और उसके अंदर 4 अक्यूट डिजीजेस थी जो कि शामिल हो रही थी। जल्दी जल्दी बताओ इसका, ताकि हम नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट करें। जी मुबीन, आप बताएं व्हाट इज ग्रुप सिंड्रोम एंड कौन सी वो 4 अक्यूट डिजीजेस हैं जिनको मिलके हम कहते हैं कि ये भी द पार्ट ऑफ द ग्रुप सिंड्रोम। हमारा आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिएक्टिव एयरवे। रिएक्टिव एयरवे डिजीज जो है वो सेम अस्थमा से मिलती जुलती है, ठीक है। बाज़-औक़ात जो है इसके अंदर डिफरेंशिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ है या कि एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है पेशेंट की ऑलमोस्ट साइन सिम्पटम जो होते हैं वो सेम होते हैं। उनके ब्रोंक्यूल्स में जैसे ब्रोंकाइटिस था, ब्रोंकाइटिस में भी हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन जो थी वो ब्रोंक्यूल्स की होती है, ठीक है। और अस्थमा में हमने देखा तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन जो थी वो ब्रोंक्यूल जो लाइनिंग्स हैं उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, म्यूकस पॉइंट की होती है, और ब्रोंक्यूल के जो वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, ठीक है, म्यूकस एरिया के पास से। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने अस्थमा में। तो रिएक्टिव एयरवे जो है इसमें भी सेम सारा कुछ होता है, लेकिन इसको रिएक्टिव एयरवे क्यों कहते हैं? इसलिए कि ऑलरेडी जो मसल्स होते हैं ब्रोंक्यूल्स के वो थिक हुए होते हैं, और अब उसके बाद जो कोई भी इरिटेंट जब एंटर होता है तो ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है और वो उसको ओवर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं
اس میں جو ہے the lungs are extra sensitive, ٹھیک ہے, in the RAD reactive airway disease and asthma میں اور reactive airway میں جو ہے لنگس بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ آلریڈی اس کے جو مسلس ہیں جیسے میں نے بتایا کہ بہت زیادہ تھک ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی بھی اریٹینٹ مزید انٹر ہوتا ہے تو اس میں اس کی مین کی ہائپر ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو لنگس ہے نا یہ مور جو ہے وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. دے ریئیکٹ ٹو تھنگس لائک یہ سیم لائک یہ دیکھیں ایسما کے جیسے ہیں لائک وہ اس میں بھی کیٹ سے اس کو الرجی ہوتی ہے, ایکسرسائز ہوتا ہے, کولڈ سیزن سے, اینڈ سم پیپل ہیو سینسٹیو اسکن. یہ بھی ریئیکٹیو ایئر وے کی جو ہے وہ ایک کہہ لو کہ سائن سمٹمس ہیں. سم ویئر سوپ میک دا اسکن ریڈ سوالن اینڈ ایچی, ٹھیک ہے. ادر پیپل ہیو سینسٹیو لنگس. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیپل جو ہے ایئر وے کو یہ جو ڈیزیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے برونکیل ٹیوب جو ہوتی ہیں دیٹ اوور ریئیکٹ کرتی ہیں ٹو سم سارٹ آف اریٹینٹ جو کہ اریٹینٹ میں نے بتایا کہ انٹر ہوتے ہیں. اس کے بعد آگیا جو جس کے اندر جو ہے وہ ویزنگ ہوگی اور برونکیول اسپازم ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے اکثر اوقات اس کے اندر کیونکہ جب کف ہوتی ہے تو اس ٹائپ کی کف ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کے شولڈر کے مین کے فرنٹ کے جو شولڈر کا جو پارٹ ہے نا ان جگہوں کے اوپر آپ کو پین فیل ہوتی ہے. ویزنگ, برونکیل اسپازم اور یہ جو شولڈر کے پاس میں آپ کو پین بتا رہی ہوں ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے اکثر ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایستھما میں اور ریئیکٹیو ایئر وے میں, ٹھیک ہے. Usually in reactive airway or asthma, there are long period of time ہوتا ہے when are no symptoms and time where there attacks. Okay? Sometimes asthma symptoms come almost daily. یعنی کہ اس میں ریئیکٹیو ایئر وے جب ہوتا ہے تو asthma کے جو سمٹمس ہوتے ہیں نا وہ ڈیلی بیسس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اس کا. سمٹمس دیکھیں اس کے اندر سائن ڈرائی کف ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ ڈرائی کف ہوتی ہے تو ساتھ اسی وجہ سے زیادہ کیونکہ وہ obstruction ٹائپ ہوتی ہے تو وہ اس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس obstruction کو کم کیا جائے, ٹھیک ہے. لیکن وہ obstruction کم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کنٹینیوسلی جو ہے وہ پیشنٹ کو کف کرنا پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ویز کی جو ہے ظاہر ہے جو ایئر وے کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا الویلائی کی گیس ایکسچینج کے ٹائم کہ جب وہ اس کے اندر جو انفلمیشن ہو جاتی ہے برونکیول لائننگس کے اندر اور آگے سے وہ بند ہو جاتی ہے تو کچھ ایئر جو ہے اندر ہی ٹریپ ہو جاتی ہے جس میں جو ہے وہ ایک تو ڈزنیا ہوتا ہے, ڈیفیکلٹی بریتھنگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ویزنگ کی آواز آتی ہے جیسے وسل کی آواز آ رہی ہو. تو اس طرح جب وہ مین کے لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹی کی آواز, ٹھیک ہے, اس طرح کی آواز آتی ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا کبھی آپ لوگوں نے گدھے کو کھانستے ہوئے دیکھا ہے, وہ جب اس کی وائس نکل رہی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ مین کے اسپیسیفک ہے اس سے ریئیکٹیو ایئر وے کے ساتھ کہ اس کی آواز کو کبھی آپ غور سے سنیے گا تو یہ ریئیکٹیو ایئر وے میں اس طرح کی آواز آتی ہے گلے سے. اس کے ساتھ کیا ہے ٹائٹ فیلنگ ہوتی ہے ان چیسٹ, فیلنگس جو ہوتا ہے ویسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ زخم ہو گئے ہوئے ہیں چیسٹ میں. یہ دیکھیں اگر ہم اس کو ڈائگنوسس بیس پہ دیکھیں ایکس رے کروائیں تو یہ سامنے دیکھیں یہ آپ کو یہ سارے پیچ نظر آ رہے ہیں اس میں یہی شو کرتے ہیں. فیلنگ انہیں سے آتی ہے کہ چیسٹ میں جو ہے کوئی اسکار بن گئے ہیں, کوئی زخم ہو گئے ہیں اور گلا بھی ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اگر مین کے اگر آپ ادرک کھا لیں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ فلیور بتاتی جا رہی ہوں کہ مین وہ گلا جو ہے یا کسی نے اگر
हाफ राइप वो जो पैनी फल जो होता है ना, अगर किसी ने वो खाया हो और गला जो है वो बिल्कुल बंद टाइप हो जाता है, तो इस तरह डिफ़िकल्टी होती है गले में। ठीक है, तो अब हम इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। प्रिवेंट RAD एंड एस्थमा एपिसोड बाय नोइंग व्हाट योर चाइल्ड ट्रिगर आर and keep away from them. If you can, follow your asthma action plan. A peak flow meter can measure how much air can blow out. Medicine is used every day to prevent our asthma symptom to control the swallowing and spasm in the airway and loosen the mucus। कितने लोग हैं जिन मैंने कहा था कि परवेज अकबर की बुक में जो है वो एस्थमा का वो चार्ट है, उसके अंदर उन्होंने वो सिवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट और जस्ट जो है वो एस्थमा के साइंस बताए हुए हैं कि अगर मीन के डेली बेसिस पे शो हो तो कौन सा एस्थमा होता है, अगर वन डे के बाद हो तो कौन सा एस्थमा होता है। उसके अंदर उन्होंने सारा सीवियर अटैक और मॉडरेट और माइल्ड का सारा बताया हुआ है। कितने लोगों ने पढ़ा है? आपदा ने पढ़ा है? आपदा उसमें सीवियर जो है वो कौन सा एस्थमा होता है? क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है एस्थमा की और रिएक्टिव एयरवे की ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इसमें भी हमें जो है वो निबलाइज करवाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें भी इनहेलर जो है वो यूज़ कराते हैं, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं ताकि क्विकली जो है इसको डायलिटेशन हो सके एयरवे की और रिवर्स हो सके, मसल्स स्मूथ हो सकें, थिन हो सकें, ताकि एयर जो है वो प्रॉपरली पास हो सके और पेशेंट के जो मसल्स हैं प्रॉपर काम करें। अब आपने पढ़ा था जो आप कह रहे हो कि मैं पढ़ूंगी? नर्सिंग केयर, इसमें जो है वो हिस्ट्री को असेस करते हैं, रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस करते हैं, असेस मेडिकेशन करते हैं, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी करते हैं, फ्लूइड थेरेपी करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ मेडिसिन जो होती है ना वेरी क्विक रिस्पॉन्स करती हैं इसको, एस्थमा को, रिएक्टिव एयरवे को। जैसे कि किसी ने अगर देखा हो कि लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर एस्थमा को हमने ट्रीट करना है, किसी ने अगर देखा हो जस्ट लाइक जैसे एलर्जिक रिएक्शन के लिए वो टैबलेट देते हैं मॉन्टी का। किसी को पता है मॉन्टी का टैबलेट के बारे में? हो सकता है मोहम्मद रजा को पता हो। क्यों देते हैं मॉन्टी का टैबलेट, कोई बताएगा? अच्छा, इसके अंदर भी मैंने जो है वो बताया था आप लोगों को कि हम जो है वो स्पेसर यूज़ करते हैं, और इसके अंदर भी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जो कि वो लंग की कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। फिर स्पेसर हम यूज़ करते हैं। स्पेसर में भी बच्चों में जो है वो सेम ऐसे ही होता है कि वो उस स्पेसर के ऊपर जो है वो नंबरिंग होती है, मार्किंग होती है कि बच्चे को कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो पहले एक्सहेल कर ले, फिर जो है वो इनहेल करके फिर एक्सहेल करें। ठीक है, और उसमें जो है वो लंग कैपेसिटी उसका जो पॉइंट बना होता है वो पॉइंट जो होता है वो उस नंबर के ऊपर आ जाता है कि बच्चे में एक्सहेल करने की और इनहेल करने की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, फिर उसके जो है वो इनहेलर देते हैं। इनहेलर को किस तरीके से यूज़ करते हैं, इनहेलर को भी इनहेलर में मेडिसिन, मैंने कहा था कि मेडिसिन दूसरी मेडिसिन देने की बजाय अगर हम ऐसी मेडिकेशन दें जो इनहेल कर सके, जो एयरवे को मसल्स को स्मूथ कर सके, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इनहेलर को अगर आप यूज़ करते हैं तो उस पहले जो है वो एक्सहेल करेंगे। ठीक है, इनहेलर को ओपन करेंगे, पहले पेशेंट से कहेंगे वो एक्सहेल करे अच्छे से,
फिर उसके बाद जो है इनहेलर मुंह में रख के फिर जहाँ तक हो सके पेशेंट कोशिश करे कि वो मेडिसिन को इनहेल करे ताकि वो प्रॉपर अंदर एयरवे एल्वियोलाई तक उसकी जो मेडिसिन है वो अंदर तक जा सके। ठीक है, ये तरीका होता है इनहेलर को यूज करने का। इसके अलावा जो है इसमें रिएक्टिव में जो है एक दफ़ा पहले भी मैंने बताया था कि बेंजाइन को पानी के अंदर डाल के अगर आप जो है इस पेशेंट को जो बच्चे को अगर आप स्टीम देते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि वो मेडिसिन भी आप इनहेल कर रहे होते हैं तो इसलिए वो जल्दी चेस्ट को वार्म करती है चेस्ट को, और उसके बाद जो है स्मूथ कर देती है मसल को। इसके अलावा इसमें जो है ना वो एक अगर किसी भी चीज़ से जो है वो प्रॉपर वो हो रहा हो ट्रीट हो रहा हो ना अस्थमा, तो उसमें एक जो है सर्जरी भी होती है कि उसमें जो है वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर एक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है जो कि वो ट्यूब जो है वो अंदर जाके हीट अप करती है ब्रोंक्यूल्स को, तो उसके बाद वो डायलेशन कर देती है। ये जो प्रोसेस होता है ये 2-3 सिटिंग में होता है। आज का हमारा जो था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, लेकिन एक टॉपिक था जो मैंने बाद में देखा है आपके उसमें कैरिकुलम में, वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो वो जो है टॉपिक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइक COPD, ठीक है, वो COPD की तरह टॉपिक है। तो कल कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना करें। या तो हम वेंटिलेटरी केयर डिस्कस करेंगे या फिर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेंटिलेटरी केयर तो आप लोगों के लिए फोर्थ ईयर में जाके भी इम्पोर्टेंट होगी क्रिटिकल केयर के लिए, अगर अभी से पढ़ी हुई होगी तो वो आप लोगों को फोर्थ ईयर में भी काम देगी। ठीक है, या फिर हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। आज ही मैंने सिस्टिक फाइब्रोसिस को तो स्टार्ट करना था, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये एक छोटा सा टॉपिक है जो PPT के साथ ख़त्म हो जाए और ये PPT में आप लोगों को फिर अपलोड कर दूँ। अब हमारा जो है वो टेस्ट एक तो जो आपको दिया हुआ है ये इंशाल्लाह हम थर्सडे को करेंगे। जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ होगा, अब इसके नेक्स्ट मैं नहीं कहूँगी कि बाकी लोग जो है वो ज्वाइन करें या ना करें, जितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा वो लोग टेस्ट को जो है फॉलो कर लेंगे, जो नहीं करेंगे वो उनकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ आ जाएगा कि मैंने आप लोगों से टेस्ट लिया। उसके बाद फिर हमारा एक और टेस्ट जो है वो ग्रोथ डेवलपमेंट का पहले आप लोगों को मैंने दिया था, वो करेंगे हम, या फिर ये रेस्पिरेटरी अगर ख़त्म हो गया सिस्टम हमारा तो इसका हम टेस्ट रखेंगे। अपना से आप ऑनलाइन है, अपना से आप चेक करोगे कि कितने लोग जो हैं वो हो गए हैं, ताकि आप एज अ शेयर आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि कितने लोगों ने जो है गूगल क्लास को ज्वाइन किया है। क्योंकि लेक्चर लेते हुए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है पूछूं, क्योंकि आप लोग तो लिखते लिखते इतनी देर लगा देते हो। और इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। अफशा ने कहा मैम इसी का टेस्ट करेंगे, नहीं इसी का टेस्ट तो हमारा वो हम या तो ग्रोथ डेवलपमेंट का पहले करेंगे या फिर इसका हम करेंगे, लेकिन अभी जो टेस्ट आप लोगों को दिया हुआ है वो हमारा इंशाल्लाह थर्सडे को टेस्ट होगा। अभी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया आज का दिन है उनके पास और कल का दिन है। Then I will not say any person to join the Google class.
टेस्ट हमारा इसी दौरान में होगा जब हमारा लेक्चर होता है। थर्सडे को 9:30 टू 10:30 हमारा लेक्चर होगा, तो उसी दौरान में टेस्ट होगा जो कि हाफ एंड आवर का होगा। हाफ एंड आवर के बाद हम कुछ और जो टॉपिक हमारा रह गया होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है वो एमसीक्यूज भी दे सकती हूँ मैं और एमसीक्यूज भी दे सकती हूँ। अभी हम जो है अभी रोल कॉल देख लेते हैं। और सेकेंडली जिन लोगों को मैंने कहा है कि जो लोग वो तो मैं प्रेजेंटेशन का जो पेपर है उसके ऊपर भी देख लूँगी कि जो लोग रह गए थे। आई थिंक 9 ग्रुप तक हो गया था हमारा प्रेजेंटेशन। उसके बाद की जो है वो मुझे अब पीपीटी जिन्होंने बना ली हुई हैं वो मुझे सेंड कर दें ताकि मैं उनको चेक करूं और आपके साथ मैं डिस्कस कर लूं आप लोगों की बजाय। ठीक है, जो लोग रह गए थे प्रेजेंटेशन जिन्होंने अभी नहीं दी थी वो अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन जल्दी बना के मुझे सेंड कर दें। और वो लोग जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे चुके हुए हैं वो लोग अपना ग्रुप मेंशन करके कि ये मेरा ग्रुप है वो अपनी पीपीटीज प्रेजेंटेशन जो है ग्रुप में अपलोड कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं कि हमें जो है वो जो प्रेजेंटेशंस के टॉपिक हैं मैम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हर पर्सन जो है अपना ग्रुप नेम लिख के जो पीपीटीज थी वो उनको सेंड करे।
اوکے بچوں، کل ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ.